मेरा नाम अनीला है और मेरी उम्र 16 साल है। मैंने बालिग होने के साथ ही पर्दा शुरू कर दिया था क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और गोरी चट्टी भी थी। इसलिए छोटे बड़े सारे ही मर्द मेरी खूबसूरती को बहुत गौर गौर से देखते थे। इसलिए मैंने 16 साल की उम्र से ही बुर्का निकाब पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरी मंगनी बचपन में ही मेरे चचा के बेटे से कर दी गई थी। ये मेरे दादा जानी की ख्वाहिश थी। मेरे अबू और चचा जान दादा जान की बात को टाल नहीं सकते थे। हमारे घर में हर तरह की आसाइशात की फरवानी थी। दादा जान 4 मुरब्बों के मालिक थे। दादा के बड़े बेटे शेर खान यानी मेरे अबू आड़त करते थे और छोटे बेटे बहादुर खान जमीनों की देखभाल करते थे। घर में आसाइशात की फरवानी के बावजूद माहौल बहुत सख्त था। मैंने हाई स्कूल के बाद कॉलेज जाना चाहा तो दादा जान ने ये कहकर मना कर दिया कि बेटियों के लिए इतनी तालीम काफ़ी है। मेरे अरमानों पर ओस पड़ गई और मैं घर में अम्मा और चाची का हाथ बटाने लगी। मेरा मंगेतर उमैर मुझसे 2 साल बड़ा था और शहर कॉलेज में पढ़ता और हॉस्टल में रहता था। मेरे 2 बड़े भाई जमाल खान और कमाल खान भी इसी कॉलेज में पढ़ते और हॉस्टल में रहते थे। अब दादा जान को मेरी शादी की फिक्र लग गई, मगर मेरे मंगेतर का ख्याल था कि वो पहले तालीम मुकम्मल कर ले। इसलिए इसने अपने वालिदैन के जरिए 4 साल का वक्त ले लिया और पढ़ाई में मसरूफ हो गया। मगर होनी को कौन टाल सका है। अभी 2 साल ही गुजरे थे कि दादा जान का इंतकाल हो गया और जायदाद की तकसीम पर मेरे अबू और चचा जान में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मकानों के बीच दीवार उठा दी गई और बोल चाल बंद हो गई। मैं उस वक्त 22 साल की हो चुकी थी। मेरे वालिदैन को उम्मीद थी कि कुछ भी हो जाए मेरे और उमैर के मुतालिक दादा जान की बात निभाई जाएगी। इसलिए मैं उमैर की मंगेतर ही रही और चाचा जान के घर वाले क्या सोच रहे थे हमें बिल्कुल मालूम नहीं था। मेरे वालिद साहिब सख्त तबीयत मगर दिल के नर्म और चचा जान तो बहुत ज़िद्दी मशहूर हैं। खैर उमैर ने जब अपनी तालीम मुकम्मल की उस वक्त में 24 साल की हो चुकी थी। उमैर यूनिवर्सिटी से जब तालीम मुकम्मल करके वापस घर आया तो मेरे वालिदैन को उम्मीद थी कि अब वो लोग शादी की बात करेंगे। इसलिए मेरे वालिदैन ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। मगर एक दिन हम लोगों ने सुना कि उमैर की तो अगले माह फुप्फो की बेटी से शादी हो रही है, तो हम लोगों ने चुप साध ली। मेरे वालिदैन ने सोचा कि हमारी भांजी भी तो हमारी ही बेटी है, अब उनसे क्या शकवा करे, और उन्होंने अब मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अब्बा चाहते थे भले मेरी शादी उमैर की शादी के साथ ना हो सके तो कुछ अरसा के बाद हो जाए। मंडी में मेरे वालिद की आड़त के साथ एक और आड़ती थी जो कि अच्छे कारोबारी थे। इसके साथ अब्बा ने मेरे मुताल्लिक बात की। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा 39 साल का था और वो रंडुआ था। इसकी एक बेटी भी थी। वो शरीफ आदमी शेर बहादुर इसका रिश्ता लेकर आ गया और मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो वो उम्र में बड़ा, दूसरा एक बेटी का वालिद भी था। मगर मैं इनकी वाइफ को पसंद आ गई थी। इसलिए 1 हफ्ता बाद वो लोग दोबारा अपने छोटे बेटे जो कि 27 साल का था और वो दुबई में होता था, इसके लिए रिश्ता मांगने आ गए। मेरे वालिदैन ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया क्योंकि इनकी रहाइश शहर से बाहर गांव में थी। मालूमात हासिल करने में 2 हफ्ता लग गए। इनकी रिपोर्टेशन अच्छी थी। 2 मुरब्बा ज़मीन के अलावा आलत का अच्छा कारोबार था। एक ही बेटी फरजाना जो कि ब्याही जा चुकी थी और बड़े बेटे की एक बेटी अरीबा थी। 3 साल पहले नजीब की बीवी फौत हो गई थी और अरीबा अब 8 साल की है। छोटा बेटा सगीर 27 साल का है और दुबई में मुलाजिम है। मेरे वालिदैन को ये लोग खाते पीते अच्छे ख़ानदान के लगे और फिर मेरे वालिद ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 2 माह बाद में सगीर हसन से बया दी गई और 2 माह के बाद मेरे शौहर वापस अपने काम पर दुबई चले गए और मैं 1 माह के लिए अपने मैके आ गई। 1 माह गुजरने का पता ही ना चला और 1 माह बाद मैं अपनी ससुराल वापस पहुंच गई, जहां पर सास ससुर मेरे जे और इसकी 8 साला बेटी अरीबा के साथ ही मुझे रहना था। जब तक मेरे शौहर घर पर थे इस वक्त मसरूफियात और मशागिल और थे जिनमें दिल लगा रहता था। मगर अब एक सी रूटीन थी। शुक्र है कि अरीबा को गर्मियों की छुट्टियां थीं, जिसकी वजह से घर में कुछ रौनक और मसरूफियत थी। अरीबा बहुत प्यारी और खूबसूरत बच्ची है जिसकी माँ नहीं रही और इसको देखकर प्यार आ जाता है। वो बहुत मासूमाना शरारतें करती जिनसे बहुत मज़ा आता है। अरीबा मुझसे बहुत गुल मिल गई और मुझे भी इससे उनबन हो गई। बिन माँ की बच्ची से मोहब्बत हो गई। मेरी कोशिश होती कि अरीबा को माँ की कमी महसूस ना हो। अरीबा को अपने अब्बा से बहुत लगाव था और वो भी अरीबा से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों बाप बेटी यकजान 2 कालिब वाली बात थे। सच पूछे तो मुझे दोनों बाप बेटी का प्यार देखकर उन पर रश्क आता है। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। मेरे अबू ने मुझे कभी ऐसे प्यार नहीं किया था जैसे अरीबा के अबू इससे करते थे। कभी कभी तो मुझे अरीबा से हसद महसूस होता क्योंकि मुझे याद आ जाता कि जब मैं छोटी थी तो दिल करता था कि मेरे अबू मुझे अपनी गोद में बिठाए
और मैं इनके सीने पर चढ़कर खेलूं। अरीबा का तो रोज़ का मामूल था कि वो सुबह नाश्ता अपने अबू की गोद में बैठकर करती और शाम को जब इसके अबू सहन में चारपाई पर लेटे होते तो इनके सीने पर चढ़कर खेलना इसका रोज़ का मामूल था। गर्मियों के मौसम में इसके अबू सहन में चारपाई पर लेटे होते तो अरीबा इनके सीने के बालों से खेलती, कभी इनकी मूंछ पकड़ लेती तो इसके अबू खिलखिलाकर हंसते रहते। वैसे भी इनकी तबीयत हंसमुख थी, मुस्कुराहट हर वक्त इनके चेहरे पर सज्जी रहती। मेरे खावंद छोटे कद के संजीदा तबीयत के मालिक हैं, जबकि उनके बड़े भाई दराज कद कुशादा पेशानी कुशादा छाती और मजबूत जिस्म के मालिक हैं। जब मैं इनको अरीबा के साथ खेलता देखती तो सोचती कि इनका भी रिश्ता मेरे लिए आया था। क्या था जो हमारी उम्रों में फ़र्क था, वो मुझसे 14 साल बड़े हैं, तो क्या रहते तो पास ही हैं, हम अरीबा से मिलकर भी खेल सकते थे। मगर मेरे शौहर 2 साल बड़े तो हैं और अपनी जवानी अब अमारात में गंवा रहे हैं, और मैं यहाँ इनको याद करके ठंडी आहें भर रही हूँ। खैर, जो होना था हो चुका था। मेरी सास बहुत नर्म तबीयत की हैं और मुझसे तो हमेशा प्यार ही किया उन्होंने। ससुर हफ्ता में 2 ही रातें घर पर गुजारते, बाकी दिन आड़त पर रहते हैं। मेरे जेठ नजीब खान सुबह सवेरे खेतों में चले जाते, वहाँ मुजारियों से काम लेते और इनके काम की निगरानी करते। दोपहर का खाना घर पर ही खाते, खाना खाकर बैठक में अपने दोस्तों से मिलकर ताश खेलने लग जाते और शाम को एक चक्कर फिर ज़मीनों का लगाते और शाम होते ही घर आ जाते। घर में एक खादमा थी जो कि सफाई सुथराई का काम करती और मुझे सिर्फ खाना पकाना होता था, बाकी सारे काम खादमा सरंजाम देती। अरीबा की छुट्टियां खत्म होने के बाद जब स्कूल खिले तो मामूल कुछ तब्दील हो गया। अब मैं सुबह अरीबा को नाश्ता करवा कर इसके अबू के साथ स्कूल भेजना, शाम को इसकी होमवर्क में मदद करना शामिल हो गया। ये रोज़ाना का मामूल था। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता, मगर रात को जब चारपाई पर लेटती तो ख्यालात में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती। सगीर को गए हुए 4 माह हो चुके थे और अब इसकी कमी महसूस होने लगी थी। घर में अब कुछ तब्दीली सी महसूस होने लगी थी, फिर मुझे महसूस होती थी। जब मैं बया कर आई थी तो अजनबियत का एहसास था। सासू माँ तो शुरू से ही मेहरबान थी, मगर मेरे जेठ पहले मुझसे बहुत कम मुखातिब होते थे। कोई ज़रूरी काम होता तो बात करते, फिर जब अरीबा कोई ज़िद कर रही होती तो मदद के लिए कहते। मगर अब वो मुस्कुराने भी लगे थे और मेरे पक्के पकवान की तारीफ भी कर देते थे। ससुर तो हफ्ता में 2 दिन ही आते थे और इनका रवैया मुशफ़िकाना ही होता। अरीबा से मेरी पक्की दोस्ती हो चुकी है। कहने का मतलब ये कि अब मैं खुद को इस घर का फ़र्द महसूस करने लगी हूँ। अब भी मैके की याद आती है, मगर इसकी शिद्दत में कमी आ चुकी है। घर में अरीबा की वजह से काफ़ी रौनक थी, चूँकि वो सब की लाडली थी और इसकी शरारतों से सब लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। अभी वो 8 साल की थी और इसको ज़्यादा समझ नहीं थी कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। एक बार वो अपने अबू से नाराज़ होकर मेरे कमरे में आ गई। वो अक्सर अपने अबू से रूठ कर मेरे ही पास आती और अपने अबू की शिकायत लगाने लगती। मैंने इसका दिल साफ करने की गरज से इसके अबू की तारीफ कर दी और कहा कि देखो बेटी, वो तो बहुत अच्छे हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमको अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं। ऐसे नाज उठाने वाले अबू तो किसी किसी को मिलते हैं। तो वो पूछने लगी कि आंटी, अब के अबू क्या आपको गोद में नहीं बिठाते थे? तो मैंने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद इसके अबू आए और वो उनके साथ सोने के लिए चली गई। वो अपने अबू के कमरे में ही सोती थी। अगली सुबह जब मैं दोनों बाप बेटी का नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो अरीबा अपने वालिद की गोद में बैठी सवाल और जवाब कर रही थी। मुझे देखते ही अरीबा खड़ी हो गई और मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया। अरीबा मुझसे पूछने लगी, आंटी, अब के अबू आपको गोद में नहीं बिठाते थे ना? मैंने बात टालने की कोशिश की और कहा, बेटी आओ नाश्ता कर लो, फिर स्कूल की भी तैयारी करनी है। मगर इसने फिर वही तकरार की और कहने लगी, आंटी अब आज मेरे अबू की गोद में बैठ जाओ। मैं ये सुनकर हक्का बका हो गई। इसके अबू ने जल्दी से कहा, अरीबा क्या कह रही हो? मगर अरीबा के सर पर यही धन सवार थी। इसने मुझे अपने नन्हे हाथों से कुर्सी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, मगर मैं इसको पकड़ती और उधर उधर हो जाती। वो फिर मेरे घुटनों को दबा देती। इस कशमकश में मेरा पाँव मेज़ के पाया से टकरा गया और मैं लड़खड़ा गई और सीधी नजीब की आगोश में जा गिरी और इसने मुझे संभाला। मैंने नजीब की तरफ देखा तो इनकी निगाहें मुझ पर जिमी हुई थीं। मैं जल्दी से उठी और कमरे से निकल गई और अपने कमरे में जाकर चारपाई पर गिर गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और सारा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मैं कुछ देर लेटी रही, कुछ हवास बहाल हुए तो उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि ये क्या हो गया। अरीबा तो बच्ची थी, बच्चे जिद तो करते ही हैं, गलती किसी की भी नहीं थी, मगर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
मैं अब अरीबा के अबू का कैसे सामना करूंगी, और उन्होंने जब मुझे अपने बाजुओं में थामा था तो मुझे इनकी आंखों में हैरानगी नजर आई थी। मैं ये सोच कर शर्मा गई। इतने में अरीबा आ गई, इसको स्कूल के लिए तैयार किया और वो तैयार होकर अपने अबू के साथ स्कूल चली गई। मैंने अपनी सास, जिनको मैं अम्मा कहती हूँ, उनको नाश्ता दिया। वो नाश्ता करके फिर सो जाती हैं और दोबारा जोहर से पहले उठती हैं। अम्मा को नाश्ता करवाने के बाद मैंने अपने और अरीबा के अबू के लिए चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया, क्योंकि वो अरीबा को स्कूल छोड़ने के बाद आकर चाय का कप लेते थे। हसब मामूल वो अरीबा को स्कूल छोड़ने के बाद घर आकर नहाने से फारिग होकर किचन में आ गए। मैंने झुकी हुई नज़रों से उनको चाय का कप पकड़ाया और कहा, नजीब जान, किचन का सौदा सलफ भी मंगवाना है। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे लिस्ट बना दो, मैं शहर जाकर ले आता हूँ। मैंने लिस्ट तैयार की। थोड़ी देर बाद उनको लिस्ट पकड़ा दी और वो शहर चले गए। शहर जाने के लिए वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते थे। मैंने सुकून का सांस लिया। एक मुश्किल मरहला था जो मैंने अबूर किया। सुबह से ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि अब अरीबा के अबू का सामना कैसे करूंगी, मगर अब मैंने हिम्मत से काम लेकर इनको काम भी बोल दिया। वो शहर से वापसी पर खेतों में नहीं गए। मैं दोपहर का खाना बना चुकी थी और खादमा को कहीं काम था, वो छठी लेकर चली गई थी। मैंने उनसे पूछा, नजीब जान, खाना ले आओ? तो उन्होंने कहा, ले आओ, और अपने कमरे में चले गए। मैंने खाना ले जाकर इनकी टेबल पर रख दिया तो अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबरा कर इनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैं डगमगा गई। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया और मैंने एक झटके से अपना आप छुड़ाया और नजीब, ये कैसी बेहूदगी है, कहते हुए दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और चारपाई पर औंधे मुंह गिर कर रोने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मुझे क्या समझकर ऐसी गिरी हुई हरकत की। मुझे रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी। मैं ऊंचा ऊंचा रोने लगी। शुक्र है मेरी सास सोई हुई थी और खादमा पहले से ही चली गई थी, वरना मेरे रोने की आवाज़ ज़रूर उनको सुनाई देती। पता नहीं कितना टाइम गुजरा, मेरा रोना अब सिसकियों में ढल चुका था। रोने से काफ़ी सुकून मिला। अचानक मैंने अपने शानों पर किसी का हाथ टका महसूस किया और मेरा बदन कांप गया। मुझे झरझरी सी आ गई। इसी के साथ वो हाथ मेरे शानों पर से हिट गया। अनीला, प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नजीब की आवाज़ सुनकर मुझे और गुस्सा और रोना आ गया। गुस्सा इसलिए कि जैसी भी हूँ मैं इसके छोटे भाई की बीवी हूँ, इसको हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। मैं इसको नजीब जान के कर मुखातिब करती हूँ। अरीबा के साथ मिलकर हंसी मजाक करना और बात है, और मुझ पर अकेले में हमला करने का मुझे बहुत रंजवालिम हो रहा था। अनीला देखो, मैं हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं वदा करता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत एहतराम है। देखो प्लीज़ अब तो मुझे मुआफ़ कर दो। ये कहते हुए उनके हाथों ने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने तड़प कर अपने पाँव खींच लिए और उनसे कहा, प्लीज़ अब जाएं यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दे। उन्होंने जवाब दिया, मैं इस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे मुआफ़ नहीं करोगी। ये कहकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा तो मैंने उनका हाथ झटक दिया और उनसे जाने को कहा। साथ ही मेरे रोने की सिसकियाँ और ऊंची हो गईं, मगर उन्होंने फिर मेरे पाँव पकड़ लिए। मुझे उनका बार बार पाँव छूना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बराबर मिन्नत किए जा रहे थे। मैं चाहती थी कि वो जाए, वहाँ से जो होना था वो हो चुका था। मुआफ़ी तलाफ़ी से क्या होगा, मगर उन्होंने मेरे पाँव पर अपना सर रख दिया। मैं तो लेटी हुई थी। मैं तड़प कर उठी और नजीब जान ये अब क्या कर रहे हैं कहकर इनका सर उठाया। वो चारपाई पर मेरे बराबर ही बैठ गए और हाथ जोड़ते हुए फिर मुआफ़ी की गर्दान शुरू कर दी। इनके इस तरह मुआफ़ी मांगने से मुझे और भी रोना आ गया। मैं और ऊंचा ऊंचा रोने लगी। मुझे यूं बिलकते देखकर उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मेरी आंखें बंद थीं और गाल आंसुओं से तर हो चुके थे। उन्होंने मेरी भीगी और बंद आँख पर अपने लब रख दिए। अजीब सा एहसास होने लगा। उन्होंने यही अमल दूसरी आँख पर भी किया। मैं पिघल कर रह गई। मैं इस तरह कभी बेबस नहीं हुई थी। शुक्र है इसने मेरे होंठों की तरफ ध्यान नहीं किया, वरना डर था कहीं मैं भी उन्हें जवाब दे देती। मैंने उन्हें देखा तो मुझे इनकी आंखों में भी नमी नजर आई। मैंने रोते हुए इनके शानों पर अपना सर रख दिया और मेरी हिचकियाँ बंध गईं और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं कितनी ही देर बेखुद होकर इनके सीने से लगी रही और एहसास होने पर उनसे अलग हुई। उन्होंने फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए तो मैंने जल्दी से अपना चेहरा उनके हाथों से छुड़ाया और खिले हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए उनसे कहा, नजीब मेरी जान अब जाएं, किसी ने देख लिया तो तूफान आ जाएगा। तुम मुझे मुआफ़ करोगी तो मैं जाऊँगा। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि मैंने आपको मुआफ़ किया, अब आइंदा ऐसी हरकत ना हो। तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर प्रॉमिस किया कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी और मेरी पेशानी पर बोसा देकर कमरे से चले गए।
मैं परेशान सी होकर सोचने लगी आज सुबह से ये क्या होने लगा है। खैर मैं उठी और अम्मा को जोहर की नमाज के लिए वुज़ू करवाया और अरीबा के स्कूल से आने का इंतज़ार करने लगी। अरीबा के स्कूल से आने पर खाना खाया, खाने के बाद असको कुछ टाइम खेलने के लिए दिया, फिर असको होमवर्क पर लगाकर शाम के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई। रात को खाना खाकर सोने से पहले अपनी सासू माँ के पाँव दबाए और दुआएं लेती हुई अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। रात को सोने के लिए मैं हल्का लिबास इस्तेमाल करती हूँ और अपने आप को इस तरह आईने में देखना अच्छा लगता है, इसलिए तो कहती हूँ मुझे किसी और से नहीं खुद से मोहब्बत है। फिर बिस्तर पर दराज होकर ख्यालों में खो गई। आज दिन का आगाज़ ही ऐसा हुआ था कि हर बात नाकाबिल यकीन लगती थी, मगर ये हकीकत में वाक़यात हो चुके थे। पहले अरीबा की वजह से मेरा लड़खड़ाना, नजीब का मुझे संभालना, फिर नजीब का मुझे बाजू से पकड़कर अपनी बाहों में गिराने की कोशिश करना, ये मामूली वाक़यात नहीं थे जिनको नज़रअंदाज किया जाता। ये हकीकत है। मेरी कई क्लास फेलोज़ हाई स्कूल में ही मोहब्बत के चक्कर में मुब्तला हो चुकी थी, मगर मैं इस बीमारी के वायरस से महफूज ही रही थी। हता कि शादी के बाद भी मेरा दिल किसी के लिए ना धड़का था। शादी फरीज़ा समझकर वालिदैन की रजामंदी की खातिर हुई, जिसका ना ही शौक था और ना ही चाहत थी। सच तो ये है कि मेरा दिल आज तक किसी के नाम पर ना धड़का था, मगर आज सुबह गिरते हुए जब नजीब ने मुझे संभालने की कोशिश की तो मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ता महसूस हुआ। फिर दोपहर को जब नजीब मनाने आए और जब उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया तो यूं महसूस हुआ जैसे किसी अपने ने हमदर्दी से मुझे छू लिया हो। फिर नजीब का बारी बारी मेरी आंखों को चूमना और मेरे आंसू पी जाना मुझे बहुत खार कर गया। तो मुझे महसूस हुआ कि अनीला तुम तो गई और मुझे गिले से लगाकर मेरा सारा दर्द, कर्ब, सारा गुस्सा अपने अंदर मुंतकिल कर लिया था, मगर मैं नजीब को कमरे से जाने का कहकर अपना भरम रखने में कामयाब हो गई थी। मैं समझने लगी हूँ कि मेरा दिल नजीब पर माइल होने लगा है और ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, वरना अनीला कब किसी की परवाह करने वाली थी। नींद में जाने से पहले मैंने कई बार अपनी आंखों को छुआ जिन पर नजीब ने अपने बोसे दिए थे। हसब मामूल सुबह उठकर अम्मा को वुज़ू करवाकर खुद भी नमाज अदा की। इसके बाद किचन में आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। नजीब सुबह की सैर से वापस आकर गुस्ल करने लगे, इतने में अरीबा भी जाग गई। मैं नाश्ता तैयार कर चुकी थी, अरीबा को स्कूल के लिए तैयार किया, इतने में नजीब गुस्ल से फारिग हो गए। मैं नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो मुझे कल वाली वारदात याद आ गई। मैंने चूर नज़रों से नजीब की तरफ देखा तो वो मेरी ही तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि एक दफ़ा तो मैं डगमगा गई, मगर फिर संभल कर नाश्ता की ट्रे मेज़ पर रखने में कामयाब हो गई। मगर अरीबा फिर अपने वालिद की गोद से उतर कर खड़ी हो गई कि आंटी कल तो अब मेरे अबू की गोद में नहीं बैठी थी, आज तो अब को ज़रूर बटेवाहेगी। उफ ये उफ्ताद। मैंने बेचारगी से नजीब को देखा तो इनको मुस्कुराते पाया और अरीबा को अपने अबू की गोद में बिठाकर कमरे से निकल आई। मैं परेशान होने लगी कि किसी की गोद में बैठना अच्छी बात नहीं। अरीबा बच्ची है, कभी किसी से जिक्र कर दिया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने सोचा दोपहर को खाना देने जाओगी तो नजीब से बात करोगी। कल नजीब अपने प्रामिस किया था कि कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, मगर आज मैं चाहती थी कि नजीब अपना प्रामिस पूरा ना करे। मैं दोपहर को खाना देने गई तो नजीब इसी कुर्सी पर विराजमान अखबार पढ़ रहे थे। मैं होले से खांसी तो वो सीधा होकर बैठ गए। कल जब से वो मुआफ़ी मांग कर आए थे तो हम दोनों की तन्हाई में पहली मुलाकात थी। मैंने खाना रखा और खड़ी हो गई। उन्होंने ट्रे आपने सामने की तो मैंने पूछा, जनाब जाओ अपने हाथ पकड़कर बिठाना है। ये सुनकर नजीब हैरान शशदर हो गए, उनका चेहरा फिका हो गया और हलकलाते हुए बोले, अनीला मैंने मुआफ़ी मांग ली थी, मगर मैंने तो हुजूर मुआफ़ नहीं किया। ये कहते हुए मैं अचानक वहाँ बैठ गई। इनकी हालत देखने वाली थी और मुझ में न जाने कहाँ से इनको सताने की हिम्मत आ गई। फिर उनसे फरमाइश की, अपनी लाडली भरजाई को खाना नहीं खिलाओगे? तो वो जल्दी से एक नवाला बनाकर मेरे मुंह में डालते हुए कहने लगे। ज़हे नसीब मैंने भी एक नवाला बनाया और इनके मुंह में डाल दिया। फिर वो शर्मिंदा से हुए और मैं कमरे से निकल गई। पहले तो खाली बर्तन खादमा ले आती थी, मगर आज मैं कुछ देर बाद बर्तन उठाने गई तो नजीब चारपाई पर लेटे थे। मगर नजीब मुझे दोबारा देखकर हैरान हुए। मैं इसी कुर्सी पर बैठ गई जिस कुर्सी पर बैठकर वो खाना खा रहे थे। फिर मैंने कहा कि मेरे ख्याल में अब अपने कमरे में नाश्ता करने की बजाय किचन में नाश्ता करे, वहाँ काफ़ी कुर्सियाँ हैं बैठने के लिए। ठीक है अनीला, कल से हम किचन में ही नाश्ता करेंगे, मगर एक शर्त पर। जी बोले, कौन सी शर्त? मैंने पूछा तो कहने लगे, तुम हमारे साथ किचन में नाश्ता करोगी। अट्स ओके, नो प्रॉब्लम डन। मैंने कहा ठीक है, कल से नाश्ता किचन में करेंगे। ये कहते हुए मैं उठने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने उन्हें अपना प्रामिस याद दिलाया तो कहने लगे, कल तुम्हारा गुस्सा देखकर डर गया था और आज तो तुम्हें देखकर प्यार आ रहा है।
अच्छा जी, ये प्यार संभाल कर रखो, मुझे ज़रूरत नहीं। ये कि कर मैं हाथ छुड़ाने लगी, मगर उन्होंने हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। उन्होंने हाथ ढीला किया तो मैंने हाथ खींचा और तेजी से कमरे से निकल आई। मुझे अपनी सांस बहाल करने में कुछ देर लगी। मैं अपनी नीम रजामंदी देखा आई थी। अब आगे नजीब साहिब का काम था कि मौका का फ़ायदा उठाते हैं, आगनवाते हैं। अपने कमीज की सलवटें ठीक करके किचन में आई तो खादमा खाना खा रही थी। शाम तक रोज़ के मामूलात में लगी रही। रात को अम्मा के पाँव दबा के सोने लगी। मुझे पूरी उम्मीद थी नजीब रात को ज़रूर मुझसे मिलने, क्योंकि मैं दाना डाल चुकी थी। दिल में काफ़ी तशवीश और घबराहट सी थी, क्योंकि मैं पहले कभी इसी तरह से किसी से नहीं मिलने गई और ना ही कोई मुझे मिलने आया था। और आज मैं नजीब को खामोश दावतनामा दे आई थी। वो आए ना आए कुछ के नहीं सकती थी। कल से पहले इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे जाहिर होता कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ ऐसे जज्बात हैं। मैं जानती थी कि वो आया भी तो काफ़ी देर बाद ही आएगा। अरीबा के सोने से पहले इनका आना नामुमकिन था। अम्मा का कमरा दरमियान में पड़ता है। इनको एक तो सुनाई ऊंचा देता है और रात को वो कभी बाहर नहीं निकलती। इनके कमरे में 0 वाट का बल्ब जलता रहता है, जिससे इनके सोने आ जागने का अंदाज़ा हो सकता है। मैं उन्हीं सोचों में गुम खुद से कहती वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा शायद नहीं आएगा। उन्हीं सोचों में मुझे नींद आ गई।